सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जहांगीर में। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको नोट्स नहीं भेज सका और जो पेपर सॉल्यूशन थे वो भी मैं आपको नहीं करवा सका, क्योंकि उसका कारण था पिछले 3-4 दिनों से जो तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसलिए मैं आपको जो पेपर 6, 7, 8 आपको भेजे हैं उनको सॉल्यूशन नहीं करवा पाया। लेकिन अब जो है आपको उन तीनों ही पेपर के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और आज की क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में हम जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, उनके लगभग सभी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जितने भी टॉपिक हैं लगभग सभी टॉपिक इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। चाहे वो आपके अवसर लागत सिद्धांत है, चाहे वो व्यापार की शर्तें हैं, चाहे वो प्रशुल्क है। ठीक है, इस प्रकार आपके जितने भी टॉपिक हैं वो इसी एक ही क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास भी थोड़ी बड़ी रहने वाली है और मेन जो फैक्ट से संबंधित चीज़ें हैं उन्हीं को इनमें मैंने शामिल किया है। और इस क्लास की पीडीएफ जिन्होंने नोट्स लिए थे उनको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो भेज दी जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले जो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत था उसकी क्लास मैं आपको पहले दे चुका हूं, तो उसकी क्लास नहीं होगी। इसके अलावा जो शेष टॉपिक हैं, ठीक है, जितने टॉपिक इनमें होंगे वो हम लगभग मान लीजिए भी सारे टॉपिक आपके इस एक क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके 8 पेपर हो चुके हैं, 8 पेपर आपके हो चुके हैं, 3 पेपर आपके रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करवाने वाले उनके सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा सभी के। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अवसर लागत सिद्धांत से। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अवसर लागत सिद्धांत से हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि वास्तविक लागत की विचारधारा पर आधारित रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को अपर्याप्त और अवास्तविक मान्यता पर आधारित बताते हुए हेबलर ने जो है अवसर लागत सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो पहली बात ये आपने ये ध्यान रखना है कि अवसर लागत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो हेबलर के द्वारा जो है अवसर लागत सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, अब इसमें है क्या, अब थोड़ा सा जाने इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में। तो एक दिए हुए उत्पादन की अवसर लागत उत्पादन की वह मात्रा है जिसे उन साधनों द्वारा उत्पादित किया जा सकता था जिसकी पहली वस्तु का उत्पादन करने के लिए परित्याग कर दिया गया है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि अवसर लागत क्या है? किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए किसी दूसरी वस्तु की त्यागी गई या गुमाई गई मात्रा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में आपने ये ध्यान रखना है कि अवसर लागत को प्रतिस्थापन लागत भी कहते हैं। अवसर लागत को प्रतिस्थापन लागत भी कहते हैं, ये भी ध्यान आपने रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि हेबलर ने, ठीक है, हेबलर ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विकास का इंजन माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विकास का इंजन किसने माना है? तो हेबलर ने माना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अवसर लागत से आशय एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापन करने की लागत से भी है। ठीक है, और अवसर लागत को त्यागे हुए विकल्प के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? त्यागे हुए विकल्प के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब जो अवसर लागत का सिद्धांत है जो कि हेबलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो हम इस सिद्धांत की मान्यताएं देखते हैं। ठीक है, इनकी कौन कौन सी मान्यताएं, कई बार मान्यताओं के भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो केवल इसमें 2 देश लिए गए हैं, केवल 2 देश। ठीक है, और प्रत्येक देश जो है 2 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, ऐसी इसमें मान्यता ली गई है। ठीक है, और उत्पादन के 2 ही साधन है, यानी कि ये जो मॉडल है, ये जो सिद्धांत है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, मॉडल है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 देश है, 2 ही वस्तुओं को उत्पादन करते हैं और उत्पादन के 2 ही साधन है, श्रम तथा पूंजी। ठीक है, और साधन तथा वस्तु बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। क्या, कौन सी प्रतियोगिता पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु की कीमत उसकी सीमांत मुद्रा लागतों के बराबर है। ठीक है, ये मान्यता इसमें ली गई है। और प्रत्येक साधन की पूर्ति स्थिर है, ऐसा इसमें माना गया है। ठीक है, इसके बाद में इसमें लिया गया है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है प्रौद्योगिकी में।
ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों देशों के बीच साधन क्या है, अगतिशील है, ठीक है, गतिशीलता नहीं है, दोनों देशों के जो साधन उनमें गतिशीलता नहीं है, ठीक है। देशों के भीतर साधन पूर्ण रूप से गतिशील है, देशों के भीतर, ठीक है, देशों के भीतर तो ठीक है पूर्ण रूप से गतिशील है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये दोनों बातें। इसके बाद में व्यापार पूर्ण रूप से स्वतंत्र और अबाधित है, व्यापार क्या है, स्वतंत्र है, अबाधित है, किसी का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं है। इसके बाद में प्रत्येक साधन की कीमत प्रत्येक रोजगार में उसके सीमांत उत्पादकता मूल्य के बराबर है, प्रत्येक साधन की जो कीमत है वो प्रत्येक रोजगार में उसके सीमांत उत्पादकता मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं वो आपने देखनी होगी, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिएगा सबसे पहले आता है स्थिर लागत की स्थिति। स्थिर लागत की स्थिति में क्या होगा कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, इस तरह से, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों देशों को लाभ होगा, दोनों देशों को लाभ होगा और उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा, क्या होगा, उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है स्थिर लागत की स्थिति में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 2 नंबर कंडीशन है, 2 नंबर कंडीशन है बढ़ती अवसर लागत की स्थिति, बढ़ती अवसर लागत की स्थिति, ठीक है, बढ़ती अवसर लागत की स्थिति। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके जो वक्र है इसका, ठीक है, इसका जो वक्र है उत्पादन संभावना वक्र जो है, ठीक है, वो मूल बिंदु के और नतोदर होगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ती अवसर लागत की स्थिति में जो है उत्पादन संभावना वक्र है मूल बिंदु की और नतोदर होगा, यानी कि ऐसा उल्टे यू आकार का, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, उत्पादन में, ठीक है, आंशिक विशिष्टीकरण होगा, क्या होगा, दोनों देशों को आंशिक विशिष्टीकरण होगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी तीसरी कंडीशन की, तो तीसरी कंडीशन इसकी है घटती अवसर लागत की स्थिति, घटती अवसर लागत की स्थिति, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु के उन्नतोदर होगा, क्या होगा, मूल बिंदु के उन्नतोदर होगा, यानी कि इसकी जो डायग्राम है वो इस प्रकार का होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और क्योंकि इस दिशा में एक वस्तु की तुलना में दूसरी की सीमांत अवसर लागत गिरती है, क्या होती है, गिरती है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए x वस्तु है और ये y वस्तु है, ठीक है। अगर हमें y वस्तु की मात्रा कम करनी है और x की बढ़ानी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि y वस्तु की जो मात्रा है वो कम होगी, y वस्तु की मात्रा कम होगी दूसरी वस्तु की तुलना में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो है दोनों देशों को पूर्ण विशिष्टीकरण होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो अवसर लागत में इतना ही था, ठीक है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 2। तो क्लास को आपने शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है जो उसे एक ही क्लास में आपको समाप्त कर दूँ। इसी प्रकार जो है मैं आपके लिए जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जितना पार्ट है उसकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी एक ही क्लास में वो पूरे टॉपिक करवा दूँ, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हेक्सर ओहलिन सिद्धांत की, ठीक है। अवसर लागत सिद्धांत हो चुका है और रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो भी मैंने करवा दिया है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर चैनल पर आप वो क्लास देखिए, या उसका जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हेक्सर ओहलिन सिद्धांत। इसमें देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या स्वीडिश अर्थशास्त्री बर्टिल ओहलिन ने वर्ष 1933 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, ठीक है, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में की थी। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये आपने बुक भी ध्यान में रखनी है जो कि किसकी है, ओहलिन की बुक है, 1933 में प्रकाशित हुई थी। ओहलिन की बुक है 1933 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और नाम आपने ध्यान रखना है इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि ओहलिन के जो विचार है वो हेक्सर से मिलते जुलते थे, इसलिए जो इस सिद्धांत को है वो हेक्सर ओहलिन का सिद्धांत कहा जाता है, HO सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हमने ओहलिन की बात की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं हेक्सर द्वारा, ठीक है,
हेक्सर द्वारा जो है, हेक्सर द्वारा लिखित लेख कौन सा है, इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये लेख कब प्रकाशित हुआ था, 1919 में। तो इससे भी आपने याद रखना है, कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की मान्यताओं की, ठीक है। इस सिद्धांत में कौन कौन सी मान्यताएं ली गई है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, जो अवसर लागत सिद्धांत पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि वो 2x2 मॉडल है। तो ये भी, इसकी भी पहली मान्यता है कि ये 2x2 मॉडल है, ठीक है। यानी कि दो देश हैं, दो वस्तु हैं और दो ही साधन हैं, ठीक है, श्रम और पूंजी, ठीक है। और समान तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पैमाने के स्थिर प्रतिफल इसमें माने गए हैं, ठीक है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, ठीक है। और अपूर्ण विशिष्टीकरण की स्थिति पाई जाती है। साधन तथा वस्तु बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ठीक है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इसमें ऐसा माना जाता है पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, यानी कि दोनों जो देश हैं उनमें पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। एक देश में साधन पूर्णतया गतिशील और अन्य देशों में अगतिशील है। एक देश में तो साधन पूर्णतया गतिशील है, लेकिन अन्य देशों में अगतिशील है, ठीक है। परिवहन लागतों का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, यानी कि परिवहन लागतों का यहाँ पर अभाव पाया जाता है, परिवहन लागतें यहाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और प्रौद्योगिकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, कई जो यहाँ पर बात करें जो सिद्धांत है, उनकी मान्यताएं लगभग सेम सी हैं, ठीक है। कोई 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी लगभग सेम है, ठीक है। और ये क्या है, बहु बाजार मॉडल है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहु बाजार मॉडल है, ठीक है। और व्यापार संतुलन की स्थिति में होता है, ठीक है। साधन गहनताएं नहीं बदली जा सकती, ठीक है। ये इसकी मान्यताएं ली गई हैं हेक्सर और हेलिन में, ठीक है। अब हम बात करें इस सिद्धांत के बारे में, तो इसमें हम देखेंगे कि हेक्सर के अनुसार दो देशों में व्यापार तुलनात्मक लाभ में अंतर के कारण पैदा होता है। हेक्सर के अनुसार जो दोनों देशों में जो व्यापार उत्पन्न होता है वो तुलनात्मक लाभ में अंतर के कारण होता है, ठीक है। और तुलनात्मक लाभ में अंतर दोनों देशों में उत्पत्ति के साधनों की सापेक्षिक कीमतों में भिन्नता तथा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के विभिन्न अनुपातों के प्रयोग करने के कारण होता है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। हेक्सर के अनुसार ये बात की हमने, हेक्सर के अनुसार, यानी कि दो देशों में जो व्यापार होता है, ठीक है, वो तुलनात्मक लाभ में अंतर के कारण होता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओहलीन के अनुसार, ठीक है, ओहलीन के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है, ठीक है। ओहलीन ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है, ठीक है। और हेक्सर ओहलीन के सिद्धांत को सामान्य संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है कि किसके सिद्धांत को सामान्य संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है, तो हेक्सर ओहलीन के सिद्धांत को जो है सामान्य संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। और ओहलीन ने मुद्रा लागत पर विचार किया है। इस सिद्धांत में जो ओहलीन ने मुद्रा लागत पर विचार किया है, ठीक है। अब जो एचओ सिद्धांत है, इसके महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, एचओ सिद्धांत के महत्वपूर्ण घटक क्या है, ठीक है। इसमें क्या है कि बात करें तो एचओ सिद्धांत का महत्वपूर्ण घटक सापेक्षिक साधन प्रचुरता है। क्या है, सापेक्षिक साधन प्रचुरता है, सापेक्षिक साधन प्रचुरता है। इसमें हम दो कंडीशन का अध्ययन करेंगे, एक तो है कीमत कसौटी, एक तो है कीमत कसौटी, और नंबर 2 पर हम बात करेंगे भौतिक कसौटी, ठीक है। तो कीमत कसौटी में आपने ये बात इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। पी के बटा पी एल केस से आपको पता ही है, ठीक है, पूंजी, और एल से लेबर यानी कि श्रम, ठीक है। ये ए देश का है और ये बी देश का है, ठीक है, पी के बटा पी एल, ठीक है। और ये आपको पता ही है, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि देश ए में तुलनात्मक रूप से पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश ए जो है उसमें जो है पूंजी जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और जो देश बी है उसमें श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। इस प्रकार जो है कीमत कसौटी के आधार पर जो है एक देश को जिसमें पूंजी सापेक्षिक रूप से सस्ती, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक देश की जो पूंजी है वो सापेक्षिक रूप से सस्ती है और जो श्रम है वो क्या है, महंगा है, ठीक है। उसे क्या समझा जाता है, इसे पूंजी प्रचुर समझा जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 2 पर
भौतिक कसौटी की। किसकी बात करेंगे? भौतिक कसौटी की, ठीक है। यानी कि इसमें आपने ये ध्यान रखना है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये भौतिक कसौटी को दर्शा रहा है। यानी कि देश ए में तुलनात्मक रूप से पूंजी, देश ए में तुलनात्मक रूप से पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देश ए में तुलनात्मक रूप से पूंजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर बात करें यहाँ पर आगे, भौतिक कसौटी के आधार पर एक देश में सापेक्षिक रूप से उस समय पूंजी प्रचुर समझा जाता है यदि उस देश में दूसरे देश की तुलना में श्रम की अपेक्षा पूंजी का अनुपात अधिक हो। यानी कि किसका अनुपात अधिक हो? श्रम की अपेक्षा पूंजी का अनुपात अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपके जो 2 नंबर टॉपिक था ये भी हमने पढ़ लिया। देखिए मैंने मेन इसमें चीज़ें शामिल किया, कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा नहीं। बाकी आपके पास कोई बुक्स वगैरह भी होगी, आप थोड़ा सा हमसे इसको और ज़्यादा क्लियर करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 टॉपिक अपने हो चुके हैं। वैसे देखें तो 3 टॉपिक हमने इसके पढ़ लिए हैं, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत और एक्सरोहेलिन सिद्धांत, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यापार की शर्तों की, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनमें क्या आपके ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादातर क्या है? याद करने वाली ही चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखिए ये है क्या, व्यापार की शर्त है क्या? सबसे पहले तो इसे समझते हैं कि जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है, जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है, वे व्यापार की शर्तें कहलाती है। क्या कहलाती हैं? वे व्यापार की शर्तें कहलाती है, ठीक है। अब व्यापार की शर्तें देखिए, इनके अगर फॉर्मूले की बात करें तो इन्हें कैसे दर्शाएंगे? आयात का कुल मूल्य, आयात का कुल मूल्य बटा में निर्यात का कुल मूल्य, आयात का कुल मूल्य बटा में निर्यात का कुल मूल्य, यानी कि PM बटे PX। यहाँ पे याद रखिएगा M बटे X, ये याद रखिएगा PM बटे PX आपने याद रखना है, ठीक है। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जेएस मिल ने सर्वप्रथम अपने प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत में व्यापार की शर्तों का उल्लेख किया था। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्यापार की शर्तों का जो उल्लेख है सबसे पहले किसने किया था? तो जेएस मिल ने सर्वप्रथम अपने प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत में, प्रतिपूरक मांग के सिद्धांत में जो है व्यापार की शर्तों का उल्लेख किया था, ठीक है। इसके बाद में हम व्यापार की शर्तों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, व्यापार की शर्तों का वर्गीकरण। तो इसमें देखिए, इसमें आपके क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुओं के विनिमय अनुपात से संबंधित, वस्तुओं के विनिमय अनुपात से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपके आएगा नंबर 1 पर बात करें, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त आपके याद करने वाली चीजें ये, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। इसका जो प्रतिपादन की बात करें तो प्रतिपादन इसका किसने किया था? तो टोजिंग के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? एन यहाँ पर क्या है? शुद्ध वस्तु विनिमय, ठीक है। तो यहाँ पे है निर्यात मूल्य बटा में आयात मूल्य, निर्यात मूल्य बटा में आयात मूल्य, यानी कि PX बटा में PM, PX बटा में PM, ठीक है, ध्यान रखिएगा PX बटा में PM शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त टोजिंग द्वारा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर कि यदि निर्यात मूल्य आयात मूल्यों से अधिक हो तो व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी, ठीक है। अगर निर्यात मूल्य किससे ज़्यादा हो? आयात मूल्यों से अधिक होंगे, निर्यात मूल्य आयात मूल्यों से अधिक होंगे तो जो है व्यापार की शर्तें क्या होंगी? अनुकूल होंगी। यानी कि जितना जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वो निर्यात, ठीक है, क्या हो रहा है? निर्यात तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन बाहर से कोई वस्तु आ रही है, आयात, ठीक है, यानी कि आयात यानी कि आया, ठीक है, यानी कि आ रही है,
ठीक है, बाहर से कोई वस्तुएं कम आ रही हैं और जा ज़्यादा रही हैं तो व्यापार की शर्तें क्या होंगी, अनुकूल होंगी। ठीक है, यदि आयात मूल्य निर्यात मूल्य से अधिक होगा तो यानी कि उसका उल्टा हो गया। ठीक है, प्रतिकूल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, नंबर 2 पर हम बात करेंगे सकल वस्तु विनिमय। सकल वस्तु विनिमय पहले हमने कौन सी पढ़ी है, यहाँ पर कौन सी पढ़ी, शुद्ध, यहाँ पर हमने पढ़ी शुद्ध, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे सकल, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सकल। ठीक है, सकल वस्तु विनिमय जिसे हम किससे शो करेंगे, जी से। किससे शो करेंगे, जी से। इसका क्या होगा, आयात मात्रा बटा में निर्यात मात्रा, आयात मात्रा बटा में निर्यात मात्रा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मूल्य लिया गया है, यहाँ पर क्या लिया गया है, मूल्य लिया गया है, लेकिन यहाँ क्या लिया गया है, यहाँ मात्रा ली गई है, यहाँ मात्रा ली गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो QM बटा में QX, QM बटा में QX दोनों का ही प्रतिपादन टोजिंग के द्वारा किया गया है। अगर सकल वस्तु विनिमय में वृद्धि होगी, सकल वस्तु विनिमय में वृद्धि होगी तो व्यापार की शर्तें अनुकूल होंगी, और अगर सकल वस्तु विनिमय में कमी होंगी तो व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होंगी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में आती है आपके आय व्यापार की शर्त। किसकी, आय व्यापार की शर्त, आय व्यापार की शर्त। देखिए इसमें क्या है, तो इसका जो प्रतिपादन है वो डोरेंस और स्टेहल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, डोरेंस और स्टेहल के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इसे हम कैसे लिखेंगे, Px इंटू QX बराबर PM इंटू QM, यानी कि ये जो है ये निर्यातों की कीमत व मात्रा है और ये आयातों की कीमत व मात्रा है। ठीक है, या इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, QM बराबर PX इंटू QX बटा में PM। ठीक है, और इसे जो है देश की आयात क्षमता भी कहा जाता है, इसे देश की आयात क्षमता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, इसे देश की आयात क्षमता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे इसी में ही कि एक देश अधिक आयात कर सकता है। ठीक है, एक देश अधिक आयात कर सकता है यदि अन्य बातों के समान रहने पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यदि कीमतों में वृद्धि हो जाए, कीमतों में वृद्धि हो जाए तो एक देश, ठीक है, अधिक आयात कर सकता है यदि कीमतों में वृद्धि हो जाए। ठीक है, और आयात कीमतों में कमी हो जाए और निर्यात की मात्रा में वृद्धि की जाए। ठीक है, एक देश जो है वो अधिक आयात कब कर सकता है, कब कर सकता है कि कीमतों में वृद्धि की जाए। ठीक है, कीमतों में वृद्धि हो जाए। ठीक है, और आयात कीमतों में कमी हो जाए, आयात कीमतों में कमी हो जाए और निर्यात की मात्रा में वृद्धि की जाए। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, वो तो हमने वस्तु विनिमय के आधार पर देख ली शर्तें। अब हम बात करेंगे साधनों के हस्तांतरण के आधार पर, साधनों के हस्तांतरण के आधार पर। ठीक है, तो इसमें एक आपके जो पेपर नंबर 3 लिया था शायद, उसका इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि एक घटकीय जो व्यापार की शर्त है, ठीक है, उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो वो गलती से मैंने टोजिंग बता दिया था, और वो मैंने वहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी मैंने बताया था, और टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने उसका सही आंसर बता दिया था। तो इसका सही आंसर क्या है, वाइनर है। एक घटकीय जो व्यापार की शर्त है, एक घटकीय जो व्यापार की शर्त है, ठीक है, उसका प्रतिपादन वाइनर के द्वारा किया गया है। ठीक है, कृपया ये सही कर लें। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि निर्यातों का कुल मूल्य, ठीक है, निर्यातों का कुल मूल्य बटा में आयातों का कुल मूल्य। ठीक है, इसके अनुसार निर्यातों का कुल मूल्य बटा में आयातों का कुल मूल्य, ठीक है, इंटू आयातों की उत्पादकता। इसमें क्या आएगा, गुणा में निर्यातों की उत्पादकता, निर्यातों की उत्पादकता आएगी। ठीक है, हाँ ये ध्यान जरूर रखिए, आपने प्रतिपादक इनके याद रखने हैं आपने। ठीक है, ये अच्छे से रट्टा मार लो, इनको याद कर लो अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें देखें कि S बराबर क्या आएगा। ठीक है, PX बटा में एक घटकीय है, यहाँ पर व्यापार की शर्त की बात हो रही है। ठीक है, S बराबर PX बटा में PM इंटू ZX। ठीक है, अब यहाँ पर जो S है
अगर इसमें वृद्धि होगी, यानी कि एक घटकीय व्यापार शर्त की बात हो रही है, अगर इसमें वृद्धि होगी, ठीक है, तो व्यापार की शर्त क्या होगी, अनुकूल होगी। अगर इसमें कमी होगी तो क्या होगी, प्रतिकूल होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं द्विघटकीय व्यापार की शर्त की। किसकी, द्विघटकीय व्यापार की शर्त की। ठीक है, इसके प्रतिपादक भी जो है वो वाइनर ही हैं। ठीक है, इसमें आपके क्या आएगा, डी बराबर पी एक्स बटे पी एम इंटू जेड एक्स बटे जेड एम। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्त। उपयोगिता से संबंधित व्यापार की शर्तें। ठीक है, ये देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें। वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें, जिनका इनका प्रतिपादक कौन है, वाइनर ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक घटकीय, द्विघटकीय और वास्तविक लागत व्यापार की शर्त ये वाइनर के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, आपके निर्यात का कुल मूल्य बटा में आयातों का कुल मूल्य, निर्यात का कुल मूल्य बटा में आयातों का कुल मूल्य है, गुणा में क्या आएगा, गुणा में इसके आएगा निर्यातों की उत्पादकता, गुणा निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त की गई प्रति इकाई साधन की अनुपयोगिता का सूचकांक, यानी कि पी एक्स बटा में पी एम इंटू जेड एक्स इंटू आर एक्स। यहाँ पर जेड एक्स क्या है, निर्यातों की उत्पादकता है, और आर एक्स क्या है, निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त की गई प्रति इकाई साधन की अनुपयोगिता का सूचकांक है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यह यह किसी देश के, ठीक है, यह किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त कल्याण के माप का एक अच्छा मापक है। ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छा मापक है। ठीक है, कौन सा, जो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, उपयोगिता व्यापार की शर्तें। अब है उपयोगिता व्यापार की शर्तें। ठीक है, जिनका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था। इन्हें वास्तविक व्यापार शर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक व्यापार शर्त भी से कहा जाता है। इसका में हम क्या देखेंगे, u बराबर पी एक्स बटे पी एम इंटू, ठीक है, जेड एक्स इंटू आर एक्स यू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, u से यहाँ पे क्या अर्थ है, उपयोगिता व्यापार की शर्तें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें आगे कि जो व्यापार की शर्त उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां दो देशों के प्रस्ताव वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं। ये प्रश्न पहले आया हुआ भी है, ध्यान रखिएगा। ये मुझे एग्जाम तो याद नहीं है, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि जो व्यापार की शर्त है कहाँ पर निर्धारित होती है, तो जहाँ पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र आपस में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये देश ए का प्रस्ताव वक्र है, ये देश बी का प्रस्ताव वक्र है, जहाँ पर ये दोनों काटेंगे वहाँ पर व्यापार की शर्त निर्धारित होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे इसके अंदर कि जो मार्शल और एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्र ऑफर कर्व की सहायता से शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का उल्लेख किया। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। मार्शल और एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्र की सहायता से शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों का उल्लेख किया है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। तो इनमें आपके आएगी मांग की लोच आएगी, पूर्ति की लोच आएगी, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता आएगी, प्रशुल्क नीति आएगी। ठीक है, ये जो है व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जे एस मील ने, ठीक है, जे एस मील ने जो है व्यापार की शर्तों के निर्धारण में मांग की लोच को सबसे महत्वपूर्ण घटक माना था। ठीक है, और इसे प्रतिपूरक मांग भी कहा, प्रतिपूरक मांग की लोच भी कहा था। ये ध्यान रखिएगा, जे एस मील ने व्यापार की शर्तों के निर्धारण में मांग की लोच को सबसे महत्वपूर्ण घटक माना और इसे महत्वपूर्ण मांग की लोच भी कहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि निर्यातों की पूर्ति लोच होने पर, निर्यातों की पूर्ति लोच होने पर, ठीक है, जो शर्तें क्या होगी, अनुकूल होंगी। ठीक है, और अगर ये इकाई से कम होंगे तो प्रतिकूल होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि
किसी किसी देश की निर्यात वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता विदेशी बाजारों में जितनी अधिक होगी, व्यापार की शर्तें निर्यात करने वाले देश के लिए उतनी ही क्या होंगी, प्रतिकूल होंगी। कहने का अर्थ क्या है कि किसी देश की निर्यात वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, ठीक है, विदेशी बाजारों में जितनी अधिक होगी, कहाँ पर, विदेशी बाजारों में स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, व्यापार की शर्तें निर्यात करने वाले देश के लिए, किसके लिए, निर्यात करने वाले देश के लिए उतनी ही प्रतिकूल होंगी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे जगदीश भगवती, ठीक है, इनके अनुसार जो है अर्ध विकसित देशों का आर्थिक विकास दरिद्रता को विकसित करने वाला रहा है। ठीक है, इसके कारण जो है इन देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल हुई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसके किसके द्वारा, जगदीश भगवती के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं व्यापार की जो वास्तविक लागत शर्त है, व्यापार की जो वास्तविक लागत स्तर है वो क्या आएगी, टी आर बराबर टी एस इंटू आर एक्स इंटू पी एक्स बटे पी एम इंटू ई एक्स इंटू आर एक्स। इसमें यहाँ पर देखिए बाकियों का अर्थ आपको पहले बता दिया गया है। यहाँ पर जो टी एस है इसका अर्थ क्या है, व्यापार की एकल घटकीय शर्त। टी एस का क्या अर्थ है, व्यापार की एकल घटकीय शर्त। और आर एक्स क्या है, निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक संसाधनों की प्रति इकाई उपयोगिता की मात्रा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्धविकसित देशों के व्यापार शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण, ठीक है, तो इसके प्रतिकूल होने के कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि, प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन, पिछड़ी हुई तकनीक, प्रस्थापन वस्तुओं का अभाव, अर्थव्यवस्था में लोच का अभाव, ये जो है अर्धविकसित देशों में व्यापार की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि सिंगर, ठीक है, सिंगर, प्रेबिस, मींड, लुइस मिडल, इनके अनुसार जो है गरीब देशों की व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति दीर्घकाल में प्रतिकूल होने की होती है। ठीक है, सिंगर, प्रेबिस और मींड, लुइस मिडल, इनके अनुसार, ठीक है, गरीब देशों की जो व्यापार की शर्तों की प्रवृत्ति है वो जो है दीर्घकाल में प्रतिकूल होने की होती है। इसके बाद में आगे देखिए, व्यापार शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा प्रशुल्क लगाया जाता है। क्या किया जाता है, व्यापार शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा प्रशुल्क लगाया जाता है। ठीक है, प्रशुल्क लगाया जाता है। जब एक देश अपने आयातों पर प्रशुल्क लगाता है तो उसकी आयात करने की इच्छा कम हो जाती है। ध्यान रखिए, जब एक देश अपने आयातों पर प्रशुल्क लगाता है तो उसकी आयात करने की इच्छा कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, लो जी, हमारी जो व्यापार की शर्त है वो टॉपिक ही कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत हो गया, अवसर लागत सिद्धांत हो गया, हेक्सरोहोलिन हो गया, व्यापार की शर्तें हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रशुल्क, टैरिफ। ठीक है, तो ये क्या है, टैरिफ ये एक प्रकार का कर है। ये क्या है, एक प्रकार का कर है। ये क्या है, एक प्रकार का कर है। क्लास को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का कर है। ठीक है, यह देश के आयातों तथा निर्यातों दोनों पर लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आयातों पर भी लगाया जाता है और निर्यातों पर भी लगाया जाता है, लेकिन ये सामान्यतः आयातों पर ही ज़्यादातर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, आयातों पर ही ये लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इनके प्रकार। ठीक है, प्रकार को हम देखेंगे, पहले देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। किसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर सबसे पहले आता है राजस्व प्रशुल्क। कौन सा आता है, राजस्व प्रशुल्क। केवल राजस्व प्राप्ति के लिए इन्हें लगाया जाता है, केवल राजस्व प्राप्ति के लिए इन्हें लगाया जाता है। और विलासिता की उपभोग वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। किस पर लगाए जाते हैं, ये विलासिता की उपभोग वस्तुओं पर ये लगाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर नीचे आयात शुल्क होंगे, ठीक है, नीचे आयात शुल्क होंगे तो अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। क्या होगी, अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर आता है आपके संरक्षण शुल्क। दूसरा कौन सा आता है, संरक्षण शुल्क। ठीक है, ये उद्योगों पर संरक्षण हेतु लगाया जाता है। किस पर, उद्योगों पर संरक्षण हेतु लगाया जाता है। ये आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं देशानुसार विभेद के आधार पर, देशानुसार विभेद के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आप क्या आता है, एक कॉलम प्रशुल्क, दोहरा कॉलम प्रशुल्क। ठीक है, ये दो इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करेंगे एक कॉलम प्रशुल्क की, एक कॉलम प्रशुल्क। ठीक है,
जब प्रशुल्क की एक समान दर सभी समान वस्तुओं पर लगाई जाती है। जब प्रशुल्क की एक समान दर सभी समान वस्तुओं पर लगाई जाती है, ठीक है, चाहे वे किसी भी देश से आयात की गई हों, तो वो एक कोलम प्रशुल्क होता है, ठीक है। यह गैर विभेदकारी प्रशुल्क होता है। ये कैसा प्रशुल्क है? गैर विभेदकारी प्रशुल्क है। कैसा? गैर विभेदकारी प्रशुल्क होता है, ठीक है। इससे राजस्व एकत्रित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे राजस्व एकत्रित नहीं किया जाता है, ठीक है। ये गैर विभेदकारी प्रशुल्क होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें दोहरा कोलम प्रशुल्क, नंबर 2 पर आता है दोहरा कोलम प्रशुल्क, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ या सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रशुल्क की दो भिन्न दरें होती हैं। इसमें क्या होता है? कुछ या सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए शुल्क की दो भिन्न भिन्न दरें होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति और निर्धारण स्थान के आधार पर मूल्यानुसार प्रशुल्क। उत्पत्ति और निर्धारित स्थान के आधार पर मूल्यानुसार प्रशुल्क, ठीक है। इसमें हम देखें तो ये सर्वाधिक सामान्य प्रकार का आयात शुल्क है। सर्वाधिक सामान्य प्रकार का ये आयात शुल्क है, ठीक है। और वस्तु के मूल्य के अनुपात के आधार पर लगाया जाता है। वस्तु के मूल्य के अनुपात के आधार पर इसे लगाया जाता है। और आयात शुल्क वस्तु की लागत, बीमा, भाड़ा, मूल्य की निश्चित प्रतिशतता के हिसाब से लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा शुल्क जो लागत, बीमा, भाड़ा, मूल्य, ठीक है, निश्चित प्रतिशत के आधार पर इनके हिसाब से लगाया जाए तो वो मूल्य अनुसार प्रशुल्क होता है। मूल्य अनुसार प्रशुल्क होगा वो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे विशेष प्रशुल्क। नंबर आगे बात करें तो विशेष प्रशुल्क, ठीक है। विशेष प्रशुल्क, तो जो विशेष प्रशुल्क है वस्तु की भौतिक इकाइयों पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? वस्तु की भौतिक इकाइयों पर लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल, निश्चित रुपए प्रत्येक टीवी सेट पर, कपड़े प्रति मीटर के हिसाब से आदि, इस हिसाब से लगाए जाते हैं। कपड़े पर प्रति मीटर के हिसाब से, ठीक है, टीवी सेट पर रुपए के हिसाब से, इस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित प्रशुल्क, ठीक है। मिश्रित प्रशुल्क, इसमें क्या है कि मिश्रित प्रशुल्क में मूल्यानुसार शुल्क तथा परिमाण शुल्कों का सम्मिश्रण होते हैं। इसमें मूल्यानुसार शुल्क और परिमाण शुल्क का मिश्रण होता है। इस स्थिति में आयातित वस्तुओं की इकाइयों पर प्रतिशतता मूल्यानुसार शुल्क और वस्तु की प्राप्ति इकाई पर परिमाण शुल्क लगाए जाते हैं। कैसे शुल्क लगाए जाते हैं? परिमाण शुल्क लगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसमें आपके आता है नेक्स्ट प्रतिशोध के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतिशोध के आधार पर। तो प्रतिशोध के आधार पर एक तो है आपके प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क, एक इसमें आता है आपके प्रतिकारी प्रशुल्क, ठीक है। पहले हम देखते हैं प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क, ठीक है। प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क एक देश द्वारा दूसरे देश के आयात पर उसकी व्यापार नीति के लिए उसे दंड देने हेतु लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक देश द्वारा जब दूसरे देश पर, ठीक है, दूसरे देश के आयात पर, एक देश द्वारा दूसरे देश के आयात पर उसकी व्यापार नीति के तहत दंड देने हेतु जो प्रशुल्क लगाया जाता है वो प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क है, ठीक है। जो उसके निर्यातों को या व्यापार शेष को हानि पहुंचाता है, ठीक है। जो उसे के निर्यात को या उसके व्यापार शेष को हानि पहुंचाता है तो वहां पर यह प्रशुल्क लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रतिकारी प्रशुल्क की। किसकी? प्रतिकारी प्रशुल्क की। तो इसमें क्या है, यह एक अतिरिक्त शुल्क होता है। ये क्या होता है? एक अतिरिक्त शुल्क होता है जो एक वस्तु पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? जो एक वस्तु पर लगाया जाता है जिसकी निर्यात कीमत एक निर्यात सब्सिडी द्वारा दूसरा देश कम कर देता है। क्या कर देता है? जिसकी निर्यात कीमत एक निर्यात सब्सिडी द्वारा दूसरा देश कम कर देता है। सब्सिडी द्वारा, निर्यात सब्सिडी द्वारा जो है कम कर देता है, ठीक है, कीमत। यह अतिरिक्त शुल्क उस वस्तु की कीमत को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है जिससे आयात करने वाले देश में उसी वस्तु के उत्पादकों को सस्ती विदेशी वस्तु से संरक्षण दिया जा सके, ठीक है। वो होगा प्रतिकारी प्रशुल्क, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रशुल्क के प्रभाव, ठीक है। किंडलबर्ग ने इसके 8 प्रभाव बताए हैं। कितने प्रभाव बताए हैं? 8 प्रभाव बताए हैं। किसने बताए हैं? किंडलबर्गर के द्वारा 8 प्रभाव बताए गए हैं। कितने प्रभाव बताए गए हैं? 8 प्रभाव बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा, 8 प्रभाव बताए गए हैं। तो उनमें 8 में हम सबसे पहले हम बात करते हैं संरक्षण प्रभाव, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करते हैं संरक्षण प्रभाव। देखिए, यह प्रभाव बताता है कि आयात शुल्क लगाकर घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से कैसे बचाया जा सकता है। इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें कि आयात शुल्क लगाकर घरेलू उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2 पर इन्होंने उपभोग प्रभाव बताया था, फिर इन्होंने राजस्व प्रभाव बताया। इसमें क्या था, सरकारी आय में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, सरकारी आय में जो परिवर्तन होता है प्रशुल्क से, वो राजस्व प्रभाव। ठीक है, इसके बाद में बताया था पुनर्वितरण प्रभाव। ठीक है, यानी कि प्रशुल्क लगाने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं की बचत का स्थानांतरण उपभोक्ताओं से उत्पादकों की ओर हो जाता है। पुनर्वितरण प्रशुल्क से क्या है, ठीक है, उपभोक्ताओं की बचत का जो स्थानांतरण है, वो उपभोक्ताओं से उत्पादकों की ओर हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में उन्होंने व्यापार शर्त प्रभाव बताया, प्रतियोगिता प्रभाव बताया, भुगतान शेष प्रभाव बताया और आय प्रभाव बताया। तो 8 के 8 प्रभाव आपने ध्यान में रखने हैं, किंडलबर्ग के द्वारा बताए गए। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे प्रशुल्क की प्रभावपूर्ण दर। प्रशुल्क की प्रभावपूर्ण दर के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे कि उत्पाद पर प्रशुल्क एवं भौतिक उपादानों पर प्रशुल्क के बीच का संबंध प्रशुल्क की प्रभावपूर्ण दर या अथवा संरक्षण की प्रभावपूर्ण दर कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्पाद पर प्रशुल्क और भौतिक उपादानों पर प्रशुल्क, इनके बीच का जो संबंध है, ठीक है, वो प्रशुल्क की प्रभावपूर्ण दर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F बराबर टी माइनस ए आर बटा में 1 माइनस ए, ये आपने याद कर लेना है अच्छे से। F बराबर टी माइनस ए आर बटा में 1 माइनस ए, टी माइनस ए आर बटा में 1 माइनस ए, यानी कि F बराबर क्या आएगा, प्रशुल्क की प्रभावपूर्ण दर। F से क्या अर्थ है, प्रशुल्क की प्रभावपूर्ण दर। T से क्या अर्थ है, अंतिम वस्तु पर प्रशुल्क की सांकेतिक दर, A से क्या अर्थ है, आयातित उपादान के मूल्य का अंतिम वस्तु के मूल्य से अनुपात, और R से क्या अर्थ है, आयातित उपादानों पर प्रशुल्क की सांकेतिक दर। ठीक है, इसमें अब देखिए, अगर R में वृद्धि होगी, तो F में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, R में वृद्धि होगी तो F में भी वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि अगर आयातित उपादानों पर प्रशुल्क की सांकेतिक दर में वृद्धि होगी तो प्रशुल्क की प्रभावपूर्ण दर में भी वृद्धि होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे यहाँ पर, परंतु यदि उपादानों पर लगाए गए प्रशुल्क में वृद्धि हो जाती है तब प्रभावपूर्ण संरक्षणात्मक दर में ह्रास हो जाता है, यानी कि फिर क्या आएगी, कमी आएगी। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, T की वैल्यू 100% दे रखी है, A की वैल्यू 0.5 है, R की वैल्यू 0% है, क्योंकि प्रशुल्क मुक्त माना गया है। तो ऐसे हम फॉर्मूला क्या था, T माइनस ए आर बटा में 1 माइनस ए। तो यहाँ पर T की वैल्यू कितनी दे रखी है, T की वैल्यू दे रखी है 100, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 0.5, और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 0। ठीक है, और 1 माइनस A की वैल्यू है 0.5। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये है हमारे पास 100। अब 0.5 को 0 से करेंगे तो बचेगा क्या, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0, और 1 में से 0.5, ठीक है, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आने वाला है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है, 200%। कितना आएगा, 200%। कैसे आएगा आपको मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट हटाएंगे 5 का तो लगेगा 10, नीचे बन जाएगा 5, इसे काटेंगे आएगा 2 खोस करेंगे 100 से तो आएगा 200। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं यहाँ पर इष्टतम या अनुकूलतम प्रशुल्क। देखिए, इससे क्या अर्थ है, प्रशुल्क की वह मात्रा जिससे किसी देश का लाभ अधिकतम हो सकता है, प्रशुल्क की वह मात्रा जिससे किसी देश का लाभ अधिकतम हो सकता है तथा व्यापार शर्तों में अधिकतम सुधार हो सकता है, वो इष्टतम प्रशुल्क होगा।
कौन सा? प्रशुल्क की वह मात्रा जिससे किसी देश का लाभ अधिकतम हो सकता है तथा व्यापार की शर्तों में अधिकतम सुधार हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, जब विदेशी प्रस्ताव वक्र की लोच इकाई के बराबर होती है, जब विदेशी प्रस्ताव वक्र की लोच इकाई के बराबर होती है, तब इष्टतम प्रशुल्क अनंत के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? अनंत के बराबर होता है। अगर यहाँ पर बात करें हम इसकी इष्टतम प्रशुल्क की, तो इसे हम लिखेंगे टी बराबर 1/E-1। ई यहाँ पर क्या है? विदेशी देश के प्रस्ताव वक्र की लोच है, विदेशी देश के प्रस्ताव वक्र की लोच है। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आयात अभिहंस की कोटा की बात करते हैं। तो अब ये होता क्या है? आयात अभिहंस किसी वस्तु की आयात की जाने वाली मात्रा पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध है। किसी वस्तु की आयात की जाने वाली मात्रा पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध को क्या कहेंगे? आयात अभिहंस कहेंगे। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं? इसके उद्देश्य देखिए, इसके उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना, आयातों का प्रभावशाली ढंग से नियमन करना, भुगतान शेष के असंतुलन को दूर करना, आयातों के अंतर प्रभाव को सीमित करके घरेलू कीमतों में स्थायित्व लाना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है। तो इसी के साथ जो है आगे हम थोड़ा सा और रह गए, ये थोड़ी सी और बात करते हैं कि जब अनुकूल व्यापार शर्त के कारण प्राप्त लाभ और व्यापार की मात्रा में हुई कमी के कारण होने वाली हानि का अंतर धनात्मक और अधिकतम होता है, तो यह अनुकूलतम अथवा इष्टतम प्रशुल्क की स्थिति होती है। ध्यान रखिएगा कि जब अनुकूल व्यापार शर्त के कारण प्राप्त लाभ और व्यापार की मात्रा में हुई कमी के कारण होने वाली हानि का अंतर धनात्मक अधिकतम हो, तो ये जो है इष्टतम प्रशुल्क की स्थिति होती है। और इस स्थिति में प्रशुल्क लगाने वाले देश का व्यापार अधिमान वक्र दूसरे देश के देय वक्र को स्पर्श करता है। ठीक है। ये राजी आप देख सकते हो। ठीक है। इसमें एक देश का जो है, ठीक है, प्रशुल्क लगाने वाले देश का व्यापार अधिमान वक्र दूसरे देश के देय वक्र को क्या करता है? स्पर्श करता है। ठीक है। और यहाँ पर आप वक्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर ए का निर्यात और बी का आयात लिया गया है, यहाँ पर ए का आयात और बी का निर्यात लिया गया है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है। इसके बाद में जी ये टॉपिक भी हमारा होता है कंप्लीट, प्रशुल्क भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। तो अभी आपने कहीं जाना नहीं है, अभी काफ़ी टॉपिक हमारे पढ़े हैं। भुगतान संतुलन पढ़ना बाकी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ना है, WTO के बारे में भी पढ़ना है, विश्व बैंक को भी पढ़ना है। ठीक है। मुक्त व्यापार संरक्षण भी पढ़ना है। अभी हमारे 5-6 टॉपिक अभी और पढ़े हैं। इसी क्लास में हम जो है लगभग जो है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का जितना सिलेबस है, जितना पाठ्यक्रम है, वो इसी क्लास में हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। तो देखिए ये है क्या? किसी देश का भुगतान संतुलन किसी दिए हुए वर्ष में बाहर के देशों से किए गए उसके आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। क्या है? किसी देश का भुगतान संतुलन किसी दिए हुए वर्ष में बाहर के देशों से किए गए उसके आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें आगे, जो किंडलबर्गर है, ठीक है, इनके अनुसार एक देश का भुगतान शेष उसके निवासियों और अन्य देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देनों का एक सुव्यवस्थित लेखा है। इसी प्रकार एल्सवर्थ ने क्या कहा कि भुगतान संतुलन एक देश के नागरिकों तथा शेष विश्व के मध्य हुए सभी लेन देनों का एक विवरण होता है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि भुगतान शेष के घटकों के बारे में। तो भुगतान शेष के कितने घटक हैं? 4 घटक हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चालू खाता। कौन सा? चालू खाता। इसमें हम देखेंगे
कि जिस खाते में उन प्राप्तियों व भुगतानों का लेखा किया जाता है जो चालू वर्ष में पूर्ण किए जाते हैं। ठीक है, चालू खाते में केवल वही खाते, उन्हीं का ही लेखा किया जाता है। ठीक है, उन्हीं प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा किया जाता है जो चालू वर्ष में पूर्ण किए जाते हों। ठीक है, चालू खाता दृश्य मदों, अदृश्य मदों और एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान का समावेश किया जाता है। चालू खाते में दृश्य मदों को, अदृश्य मदों को, एक पक्षीय हस्तांतरण को, इनसे संबंधित प्राप्तियों को और भुगतान का समावेश इसमें किया जाता है। ठीक है, यह विदेशी क्षेत्र में सर्जित शुद्ध आय को दिखाता है। ये किसे दिखाता है? विदेशी क्षेत्र में सर्जित शुद्ध आय को दिखाता है। ठीक है, और चालू खाते के घटक कौन से हैं? तो दृश्य व्यापार यानी कि वस्तुएं, अदृश्य व्यापार यानी कि सेवाएं, अंतरण भुगतान, इसमें आपके विदेशी उपहार, दान, सैनिक सहायता, तकनीकी सहायता ये आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि चालू खाता बराबर क्या हो जाएगा? दृश्य व्यापार प्लस अदृश्य व्यापार प्लस अंतरण भुगतान। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपके इसमें आएगा पूंजी खाता। क्या आएगा? पूंजी खाता। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या है कि देश के पूंजी लेखे के अंतर्गत, देश के पूंजी लेखे के अंतर्गत देश की वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन आते हैं। देश की वित्तीय परिसंपत्तियों के लेन देन आते हैं पूंजी खाते में। ठीक है, और पूंजी खाता अंतर्राष्ट्रीय पूंजी सौदों को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय पूंजी सौदों को दर्शाता है। पूंजी खाता अंतर्राष्ट्रीय पूंजी सौदों को दर्शाता है। ठीक है, इसमें बात करें तो इसमें आपके विदेशी निवेश आएगा, जिसमें कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो आएगा। ठीक है, नंबर सेकंड पे ऋण आएगा, नंबर थर्ड पे बैंकिंग पूंजी सौदे आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर आगे नेक्स्ट, चालू व पूंजी लेखे का योग बुनियादी शेष कहलाता है। क्या कहलाता है? बुनियादी शेष कहलाता है। ठीक है, और भुगतान शेष के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक तो होता है जमा पक्ष, जिसमें जो प्राप्तियों की मदें हैं, प्राप्तियों की मदें हैं, ठीक है, उन्हें जोड़ा जाता है, जमा पक्ष। और नाम जमा यानी कि डेबिट, यानी कि भुगतान की जो मदें हैं, भुगतान करने की जो मदें हैं, उन्हें माइनस किया जाता है, यानी कि घटाया जाता है। ठीक है, और भुगतान संतुलन के खाते द्विअंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि भुगतान संतुलन के खाते जो है वो द्विअंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? द्विअंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में चार घटक बताए थे, तीसरा घटक देखिए, पहला हो गया चालू, दूसरा हो गया पूंजी खाता। ठीक है, इसके बाद में देखिए सरकारी व्यवस्थापन लेखा, तीसरा कौन सा है? सरकारी व्यवस्थापन लेखा। यह लेखा सामान्यतः वर्ष के दौरान, यह लेखा सामान्यतः वर्ष के दौरान देश की विदेशी सरकारी धारकों के पास तरल तथा अतरल देयताओं में परिवर्तन को और राष्ट्र की सरकारी रिजर्व परिसंपत्तियों से परिवर्तन को मापता है। ठीक है, अब बात करें हम तो प्राप्तियां, जो स्वर्ण निर्यात है वो प्राप्तियों में शामिल करेंगे, प्लस होगा। परिवर्तनीय विदेशी करेंसी की प्राप्ति है वो भी प्राप्तियों में आएगा, प्लस आएगा। एसडीआरएस के धारण है वो भी प्लस होंगे। आईएमएफ में कोटा है वो भी प्लस होगा। और भुगतान में क्या होगा? आपके स्वर्ण आयात, ठीक है, और विदेशों को स्वदेशी करेंसी भुगतान, ठीक है, एसडीआर से भुगतान, ठीक है, और आईएमएफ कोटा में वृद्धि होने पर उसमें भुगतान, ये माइनस में आएंगे, आपके भुगतान में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर 4, चौथा घटक है अशुद्धियां और भूल चूक या त्रुटि या लोप भी इसे कहते हैं, एरर एंड ओमिशंस। ठीक है, तो ये संतुलित करने वाली मद होती है। क्या होती है? ये संतुलित करने वाली मद होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सह व्यवहार को शुद्धता पूर्वक दर्ज नहीं करने की योग्यता को प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, ये इसमें आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें असंतुलन के कारण कौन कौन से होते हैं भुगतान में? ठीक है, भुगतान शेष में, तो इसमें आपके व्यापार में आकस्मिक या मौसमी उतार चढ़ाव आएगा, आधारभूत असंतुलन आएगा। ठीक है, उत्पादन के तरीकों में प्रौद्योगिकी परिवर्तन करने से, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होने से, मुद्रास्फीति के कारण, विदेशी ऋण के कारण जो है इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भुगतान शेष की, तो बी बराबर आर एफ माइनस पी एफ, आर एफ माइनस पी एफ। यहाँ पर क्या है? बी से अर्थ है भुगतान शेष, आर एफ से विदेशियों से प्राप्तियाँ, और पी एफ क्या है? विदेशियों को किया जाने वाला भुगतान। ठीक है, यानी कि विदेशियों से प्राप्ति और विदेशियों को किया जाने वाला भुगतान जो है वो भुगतान शेष कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस देखेंगे हम।
ठीक है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर बी बराबर आर एफ माइनस पी एफ बराबर 0 हो, क्या हो, 0 आ जाए, इन दोनों का अंतर भुगतान का और प्राप्तियों का अंतर शून्य आ जाए, तो भुगतान शेष क्या होगा, संतुलन में होगा। क्या होगा, संतुलन में होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर ठीक है, जो इनका जो अंतर है, ठीक है, वो ज़्यादा हो शून्य से, इनका अंतर जो है वो शून्य से ज़्यादा हो, तो भुगतान शेष में अतिरेक होगा। क्या होगा, भुगतान शेष में अतिरेक होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों से शून्य, इनका योग शून्य से कम हो, इनका अंतर जो है वो शून्य से कम हो, अंतर की बात कर रहा हूँ, तो भुगतान शेष में क्या होगा, घाटा होगा। क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है, ये आपने कंडीशंस तीनों अच्छी तरह से याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे। यहाँ पर हम चालू खाता और पूंजी खाते के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि चालू खाता क्या है, ये एक प्रवाह है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये, प्रवाह का, और पूंजी खाता स्टॉक का। ठीक है, इसके बाद में इसमें दृश्य अदृश्य व्यापार, ठीक है, एक पक्षीय हस्तांतरण, आय प्राप्ति व भुगतान शामिल है, और इसमें दूसरे देशों को और विदेशों से उधार, ऋण, निवेश और विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन शामिल है। ठीक है, और इसका प्रभाव जो है, प्रभाव की बात करें, चालू खाते के प्रभाव की बात करें, तो देश की आय के वर्तमान स्तर में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, और इसमें प्रभाव की बात करें तो देश में पूंजीगत स्टॉक में परिवर्तन लाते हैं। ये इन दोनों में मुख्य अंतर हो गए, चालू खाते और पूंजी खाते में। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं व्यापार शेष की। तो दृश्य निर्यात और दृश्य आयात का जो अंतर है वो व्यापार शेष होगा। और बात करें हम अपक्षीय शेष की, तो इसमें हस्तांतरण भुगतान और हस्तांतरण प्राप्तियों का जो अंतर है वो कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखिए भुगतान शेष में असंतुलन को दूर करने के उपाय। ठीक है, तो इसमें आपके नंबर 1 पर बात करेंगे हम मौद्रिक उपाय, और फिर इसमें आते हैं आपके गैर मौद्रिक उपाय। मौद्रिक उपाय में कौन से आएंगे, तो मुद्रा संकुचन आएगा, विनिमय नियंत्रण, अवमूल्यन और विनिमय मूल्य ह्रास, ये आपके आएंगे मौद्रिक उपाय में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि मौद्रिक उपाय और गैर मौद्रिक उपाय वाले। ठीक है, और गैर मौद्रिक उपाय में आपके प्रशुल्क आएगा, अभ्यांश आएगा, और निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम आएंगे, विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन आएगा, ये आपके आएंगे गैर मौद्रिक उपायों में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी अवमूल्यन के बारे में, कि अवमूल्यन जो है, ठीक है, देश की सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का विनिमय दर घटाकर उसके विनिमय मूल्य को सस्ता करना, ठीक है, आयातों को संकुचित व निर्यातों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाता है अवमूल्यन। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा भी आपको पता होगी ही। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ कंडीशंस की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ई एक्स प्लस ई एम, इनका योग अगर ज़्यादा है 1 से, ठीक है, इनका योग अगर ज़्यादा है 1 से, तो अनुकूल प्रभाव होगा। कैसा होगा, अनुकूल प्रभाव होगा। ठीक है, अगर ई एक्स प्लस ई एम ये बराबर हैं 1 के, तो संतुलित व्यापार होगा। क्या होगा, संतुलित व्यापार होगा। ठीक है, ई एक्स प्लस ई एम, ठीक है, इनका ये जो है, ठीक है, इनसे इनका मूल्य 1 से अगर कम होगा, ठीक है, तो जो है इसमें कैसा प्रभाव होगा, प्रतिकूल प्रभाव होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भुगतान शेष में असंतुलन के प्रकार। तो इसमें आपके क्या आता है, चक्रीय असंतुलन आएगा, सुदीर्घकालीन असंतुलन आएगा, और संरचनात्मक असंतुलन आएगा। ठीक है, इसमें हम बात करें तो चक्रीय असंतुलन में बात करें तो व्यापार चक्रों के आर्थिक उच्चावचनों के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं, व्यापार चक्रों के आर्थिक उच्चावचनों के कारण ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर सुदीर्घकालीन असंतुलन की बात करें तो अर्थव्यवस्था में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों का परिणाम होते हैं। कैसे, अर्थव्यवस्था में होने वाले दीर्घकालीन परिवर्तनों का ये परिणाम होते हैं। अगर बात करें संरचनात्मक असंतुलन की, तो देश के आयात निर्यात के मांग पूर्ति ढांचे में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे, आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वर्ल्ड बैंक। कौन सा आ जाता है अगला टॉपिक आपका, वर्ल्ड बैंक। इसके बाद में आपके जो टॉपिक रह जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बाद में IMF पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
उसके बाद में हम पढ़ेंगे WTO पढ़ेंगे, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन पढ़ेंगे, SDR पढ़ेंगे, ठीक है, SDR पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद में आपके विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पढ़ेंगे, ठीक है, FDI पढ़ेंगे, और फिर आपके फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार पढ़ेंगे, ठीक है। तो विश्व व्यापार चलो शुरू करते हैं, वर्ल्ड बैंक WB, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले इसका नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, IBRD नाम था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसने जो कार्य प्रारंभ है वो जून 1946 में कार्य प्रारंभ किया था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन अमेरिका में है। अध्यक्ष इनके जो है डेविड माल्पस हैं, अप्रैल 2019 से। वर्तमान में इसमें सदस्य 189 हैं 2019 तक, ठीक है। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, कौशिक बसु जो है इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इसमें बात करें कि विश्व बैंक में जो, ठीक है, प्रारंभ में 2 संस्थाओं के सहयोग से बनी थी, ये प्रारंभ में 2 संस्थाओं के सहयोग से बनी थी, ठीक है। एक तो था उनमें IBRD और दूसरा था इसमें IDA, ठीक है। दोनों को मिलाकर बाद में विश्व बैंक, ठीक है, बनाया गया। तो IBRD की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी। और ये जो सेकंड नंबर पे आता है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में 3 संस्थाएं और बनाई गई, ठीक है। उन 3 संस्थाओं में आपके आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आता है, जिसकी स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी, IFC, ठीक है। और इसमें एक आता है आपके मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, ठीक है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। और इसके बाद में आपके आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, ICSID, ठीक है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 5 संस्थाएं हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इसमें सदस्य की बात करें, तो इसमें 158 सदस्य हैं, ठीक है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं IDA से, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1961 में इसे राष्ट्र संघ से जोड़ा गया था, ठीक है। उधार ऋण खिड़की या सुलभ ऋण खिड़की इसे कहा जाता है। IDA को उधार ऋण खिड़की, सुलभ ऋण खिड़की कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और यह परियोजनागत व गैर परियोजनागत दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करती है, परियोजनागत भी और गैर परियोजनागत भी दोनों प्रकार के जो ऋण प्रदान करती है, ठीक है। और इसकी अदायगी में प्रथम 5 से 10 वर्ष की छूट होती है, ठीक है। इसके बाद में आपके आता है IFC, 1956 में इसकी स्थापना हुई, 1961 में इसे राष्ट्र संघ से जोड़ा गया, और इसका जो उद्देश्य था निजी उद्योगों को पूंजी उपलब्ध करवाना, ठीक है। और ये जो सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण नहीं प्रदान करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं MIGA, ठीक है, मिगा, 1988 में स्थापना हुई, ठीक है। गैर व्यापारिक अवरोधों को समाप्त करके समता निवेश तथा अन्य प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। यह विनियोजकों को गैर व्यावसायिक जोखिम से बचाव के लिए विनियोग की गारंटी प्रदान करता है। क्या करता है, विनियोग की गारंटी प्रदान करता है। इसमें सदस्य 180 सदस्य हैं, ठीक है। और इसका पूर्ण सदस्य बनने के लिए एक देश को अपना पूंजी अंशदान भी मिगा को देना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत ने मिगा के MIGA के समझौते पर 13 अप्रैल 1992 को हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1992 को हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करें माइक्रो स्टेट एंडोरा, ठीक है। 16 अक्टूबर 2020 को इसका 190वां सदस्य बना था, ध्यान रखिएगा, 190वां सदस्य है, 189 मैंने बताए हैं, लेकिन 16 अक्टूबर 2020 को ये माइक्रो स्टेट एंडोरा नामक एक देश है जो इसका 190वां सदस्य बन गया है, ठीक है। इसकी राजधानी एंडोरा ला विला है, ठीक है। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो ये 190वां देश हो चुका है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है अब की बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत और विश्व बैंक की, ठीक है। भारत और विश्व बैंक की बात करें तो भारत में विश्व बैंक के जो है संस्थापक सदस्यों में से एक है,
विश्व बैंक से भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए सन 1958 में इंडिया क्लब कंसोर्टियम की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका जो नाम परिवर्तन करके जो है भारत विकास मंच 1994 में किया गया, भारत विकास मंच किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम परिवर्तन करके। इसके बाद हम बात करते हैं विकसित देशों में स्थापित भारत सहायता संघ विश्व बैंक के सुझाव पर भारत की विकास योजना को सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपके विश्व बैंक में ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही था। अब हम बात करेंगे IMF की बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे। इसकी जो स्थापना है वो होती है 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान। ठीक है, और ये जो कार्य प्रारंभ हो जाता है इसका 1 मार्च 1947 को। इसका मुख्यालय भी अमेरिका में वाशिंगटन में है। इसमें जो सदस्य हैं 189 हैं 2019 तक। ठीक है, और इसमें भी हम बात करें जो माइक्रो स्टेट है, ठीक है, 16 अक्टूबर 2020 को माइक्रो स्टेट 190वां सदस्य बना। तो 2019 में सदस्य 189, 2020 में 190। ठीक है, और 189वां कौन सा था? नोरू देश जो था 12 अप्रैल 2016 को 189वां बना था। और 190वां कौन सा हो गया है? माइक्रो स्टेट। ठीक है, और वर्तमान निदेशक कौन है इसके? क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा जो है वो इसके वर्तमान निदेशक हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले क्रिस्टिन लेगार्ड थे फ्रांस के। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे कैमिल गट थे बेल्जियम से। ठीक है, जिनका कार्यकाल जो है 6 मई 1946 से 5 मई 1951 तक चला था। ठीक है, अब IMF के उद्देश्य क्या हैं, इसके उद्देश्यों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य में सबसे पहले बात करें तो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक स्थायी संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, विनिमय स्थायित्व को प्रोत्साहित करना, सदस्य राष्ट्रों के बीच नियमित विनिमय व्यवस्था को कायम रखना, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन को रोकना। ठीक है, और सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, और सदस्य राष्ट्रों के बीच चालू व्यवसायों से संबंधित बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था की स्थापना में तथा विदेशी प्रतिबंधों की समाप्ति में सहायता करना। ठीक है, अब इसके प्रबंधन की बात करें। ठीक है, तो इसके प्रबंधन में आपके क्या आता है कि इसका नियंत्रण एवं प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में निहित है। किसमें निहित है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में। ठीक है, प्रत्येक सदस्य एक गवर्नर को नियुक्त करता है, जिन्हें मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन होता है। ठीक है, और इसकी बैठक जो है वर्ष में एक बार होती है, एक वर्ष में एक बार इसकी बैठक होती है। ठीक है, और भारत की ओर से पी चिदम्बरम जो है वो 2013 में नियुक्त किए गए। ठीक है, 2013 में नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और प्रत्येक गवर्नर को 250 मत सदस्य के तथा उस देश को प्राप्त कोटे में प्रत्येक 1 लाख SDR पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होता है। इन दोनों का योग उस देश के मताधिकार को व्यक्त करता है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, इसमें हम देश के विभिन्न देशों के IMF में अपने इनके कोटे की बात करेंगे। तो अमेरिका का कितना है? 17.69 है। ठीक है, ये प्रतिशत में 17.69%, 17.6969%। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे जापान की। जापान का कितना है? 6.56। जापान का है 6.56। ठीक है, जापान का 6.56। ठीक है, प्रतिशत में है ये। जर्मनी का 6.12, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, जर्मनी का 6.12, UK का 4.51, फ्रांस का भी 4.51, चीन का 4%। ठीक है, इटली का 3.31%, सऊदी अरब का 2.93%, कनाडा का 2.67%, रूस का 2.50% और भारत का 2.44%। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कार्यकारी बोर्ड जो है। ठीक है, कार्यकारी बोर्ड जो है मुद्रा कोष का सबसे शक्तिशाली अंग है और वर्तमान में इसके 21 सदस्य हैं। ये ध्यान रखिएगा, कार्यकारी बोर्ड सबसे शक्तिशाली अंग है IMF का। ठीक है, और इसके 21 सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, अब बात करें भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। किसकी? भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करेंगे। तो भारत IMF का संस्थापक सदस्य है।
भारत का वित्त मंत्री आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रधान गवर्नर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधि एक कार्यकारी निदेशक करता है, जो एक साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधि होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आईएमएफ की 13वीं समीक्षा बैठक में भारत का कोटा बढ़कर 1 ठीक है 91% से 2.44% हो गया है, और भारत आईएमएफ का 11वां बड़ा कोटाधारी राष्ट्र हो गया। कौन सा? 11वां, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और अपनी आवश्यकता के लिए आईएमएफ से कर्ज लेने वाले देश के बदले भारत अब आईएमएफ का वित्त पोषक राष्ट्र बन चुका है। क्या बन चुका है? वित्त पोषक राष्ट्र बन चुका है, ठीक है। भारत में आईएमएफ को एफटीपी के तहत राशि उपलब्ध करवाई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत ने जो आईएमएफ को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एफटीपी के तहत राशि उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया आईएमएफ हो गया, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक है एसडीआर के बारे में, ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर विशेष आहरण अधिकार। इसमें हम देखेंगे कि ये है क्या। अंतर्राष्ट्रीय तरलता के समाधान हेतु जो 1971 में इसे प्रचलन में लाया गया था। कब लाया गया था? 1971 में इसे प्रचलन में लाया गया था। इसे कागज स्वर्ण भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसे कागज स्वर्ण भी कहा जाता है। और 1 जनवरी 1981 से अपनाई गई पद्धति में एसडीआर का मूल्य 5 बड़े निर्यातक देशों की मुद्राओं की पिटारी के आधार पर निर्धारित किया गया। 1 जनवरी 1981 से, ध्यान रखिएगा, अपनाई गई एक पद्धति जिसमें एसडीआर का मूल्य जो है 5 बड़े निर्यातक देशों की मुद्राओं की पिटारी के आधार पर निर्धारित किया जाता था, जिनका जो कि 5 कौन से हैं, तो उन 5 में हम देखें तो आपका सबसे पहले आता है अमेरिकी डॉलर जो 40% है हिस्सा, जर्मन ड्यूसमार्क 21%, जापानी येन 17%, ब्रिटिश पाउंड 11% और फ्रांसीसी फ्रैंक जो है वो 11% इसका हिस्सा है, ठीक है। ये यहाँ पर एसडीआर के बारे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए यहाँ से मैंने आपके फैक्ट तो पूरे डाले हैं, ठीक है, उम्मीद है भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा, ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर भी आप, ठीक है, तो थोड़ा सा आपके पास कोई बुक वगैरह हो तो वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी मैंने इसमें लेटेस्ट आंकड़े भी इसमें शामिल किए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 में उरुग्वे दौरे के अनुसार इसकी जो स्थापना होती है 8वें सम्मेलन के दौरान, ठीक है, 1986 से 94 के दौरान, ठीक है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना, ध्यान रखना है। इसमें हम बात करें तो गेट के महानिदेशक आर्थर डंकल ने प्रस्ताव रखा था, जिसे क्या कहा गया? डंकल मसौदा उसे कहा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके बाद में इसके जो प्रथम महानिदेशक कौन थे इसके? जो रेनेटो रुगिएरो थे, जो इटली के थे, ठीक है। अब ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, वर्तमान महानिदेशक ये मैं आगे बात करूंगा। ये 2019 तक थे जो एजवेडो रॉबर्टो थे, ठीक है। और सदस्यों की बात करें तो इसमें 164 सदस्य है, और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? अफगानिस्तान, जो कि 19 में इसके साथ जुड़ा था। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें हम बात करें, आगे हम बात करें इसमें तो प्रशुल्क एवं व्यापार पर समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि गेट 1948, जिसमें कि 23 देश गेट में शामिल, ठीक है, हुए थे। और 12 दिसंबर 1995 को गेट का अस्तित्व समाप्त हो गया था, और इसका अस्तित्व समाप्त होने के बाद WTO का जो है अस्तित्व में आया था, ठीक है।
अब इसमें जो बात करेंगे, जहाँ से प्रश्न बनने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपके बात करें, विश्व व्यापार संगठन की निर्णायक संस्था है ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की एक निर्णायक संस्था है, ठीक है, जिसमें कि 2 वर्ष में एक बैठक होती है। कितने में? 2 वर्ष में एक बैठक होती है, ठीक है। और इसमें बहुपक्षीय व्यापार समझौते पर निर्णय, ठीक है, किए जाते हैं। और स्थापना से अभी तक 2019 तक की बात हो रही है, 2019 तक, लेकिन ये आंकड़े अब चेंज हो चुके हैं, ठीक है। कैसे चेंज हुए वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो वर्तमान महानिदेशक, और ये अभी तक जो 2019 तक है, इस बात को हम छोड़ रहा हूँ, आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम सम्मेलन की। प्रथम सम्मेलन 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में हुआ था। स्थान कौन सा था? सिंगापुर, ठीक है। इसमें 4 समझौते किए गए थे: निवेश से संबंधित, प्रतिस्पर्धा से संबंधित, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार सुगमता। इन 4 चीजों को लेकर समझौते किए गए थे पहले में, ठीक है, पहले सम्मेलन में, ठीक है। सिंगापुर में हुआ था, 1996 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर 5वें की, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिया है, ठीक है, 5वें की। तो ये 2003 में स्थान कौन सा था? मैक्सिको, ठीक है। और G20 यानी कि विकासशील देशों का नया गठबंधन इसके अंतर्गत सामने आया था, ठीक है। और छठा कहाँ हुआ है? 2005 में हांगकांग में हुआ था। कृषि निर्यात सब्सिडी समाप्त करना इसके अंतर्गत है, ठीक है। 8वां 2011 में हुआ था जिनेवा में। 9वां 2013 में हुआ था बाली, ठीक है, इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसके सदस्य 169वां तजाकिस्तान था। 2 मार्च जो है 2013 को बना था। और 10वें की बात करें तो 15 से 19 दिसंबर तक 2015 में ये हुआ था, ठीक है। और नैरोबी में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात करें भारत का नेतृत्व किसने किया था, तो निर्मला सीतारमण ने भारत का नेतृत्व किया था। और 2 देशों को सदस्यता दी गई थी, लाइबेरिया और अफगानिस्तान। लाइबेरिया और अफगानिस्तान, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। 11वें सम्मेलन की बात करें तो ये 10 से 13 दिसंबर 2017 तक हुआ था। ब्यूनस में हुआ था, अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में, 10 से 13 दिसंबर 2017 तक। तो ये तो 2019 तक की बात थी, तो 11 थे। अब बात करें 2020 की, 2020 की बात करें तो ये संभावित था। क्या था? संभावित था। कहाँ था? कजाकिस्तान में संभावित था 2020 में। लेकिन 12वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, 12 से 17 जून 2022 को ये जिनेवा में WTA के मुख्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिनेवा के मुख्यालय में हुआ था, क्योंकि कोरोना काल के कारण ये वहाँ पर हो नहीं पाया था। इस कारण ये जो है 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है, ठीक है। अगर बात करें 2022 तक सम्मेलनों की संख्या कितनी है? 12 हो चुकी है, 11 नहीं है। 2019 तक 11 थी। अगर 2022 तक बात करें तो ये जो है 12 हो चुकी है। और पहले ये संभावित कहाँ होना था? कजाकिस्तान में होना था, ठीक है। लेकिन कोरोना के कारण ये संभावित वहाँ पर नहीं हो पाया था, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ और बातों पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर G4 का में क्या है? भारत, चीन, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका का जो ये गुट है, इसे हम G4 के नाम से जानते हैं। G5 भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना को कहा जाता है। G110 की बात करें तो विकासशील देशों का ग्रांड अलायंस है ये, ठीक है। अब बात करें WTO के उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य हैं जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार में वृद्धि करना, वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन व्यापार का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं उनकी रक्षा करना। ये इसके प्रमुख मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे WTO के समझौतों की, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 समझौतों की बात करते हैं हम। तो पहला आपके आता है ट्रिप्स, ट्रिप्स ट्रिम्स, ट्रिप्स ट्रिम्स, ठीक है। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्ली राइट ट्रिप्स, यानी कि व्यापार संबंधी बौद्धिक क्षमता का अधिकार। दूसरा आता है आपके ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यानी व्यापार संबंधी निवेशात्मक उपाय। और तीसरा आपके आता है कौन सा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस, ठीक है, ये आता है आपके, ठीक है। इसके बाद में भारत सरकार द्वारा बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण इसी समझौते के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट आगे बात करें
ग्रीन बॉक्स से क्या अर्थ है, जो पर्यावरण के लिए जो सब्सिडी है। ब्लू बॉक्स से किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन सीमित करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान। ठीक है। एम्बर बॉक्स में उत्पादन से संबंध सब्सिडी व्यापार में बाधा पहुंचाने का बहाना बनाकर घरेलू उत्पादक को सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, एम्बर बॉक्स के अंतर्गत।